भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है। और भारत के जो पहले महान्यायवादी थे वो थे एम.सी. सीतलवाड़। और यहाँ पर ये भी है कि सबसे लंबा कार्यकाल आज तक इन्हीं का था, कुल 13 वर्ष इनका कार्यकाल रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। यानी अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी वो व्यक्ति बन सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य है, उसको बनाया जा सकता है। इसी अनुच्छेद के भाग 2 में कहा गया, यानी 76(2) में कहा गया कि महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे। इसके अलावा राष्ट्रपति भी उससे सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति यानी कि मंत्रिपरिषद ही अपने कर्तव्य पालन में भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो इस प्रकार भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है उसके कुल 3 पार्ट हैं। 76 का जो भाग 1 है उसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा। दूसरा, इसमें कहा गया है कि महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे। और तीसरा यह है कि यानी अनुच्छेद 76 का भाग 3 यह है कि अपने कर्तव्य पालन में वह भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का उसे अधिकार होगा। अनुच्छेद 76 के भाग 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो अनुच्छेद 76 के कुल 4 पार्ट है जिसको हमने देखा। इसके अलावा कुछ जरूरी बात यह है कि महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उसका जो वेतन होता है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है और वेतन का निर्धारण जो है राष्ट्रपति करता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 88 के बारे में। अनुच्छेद 88 क्या कहता है? इसमें ये कहा गया कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। अगर संयुक्त बैठक हो रही है दोनों सदनों की तो उसमें भी वह भाग ले सकता है। और यही नहीं, उस बैठक में वह संबोधन भी कर सकता है, यानी यदि उसे कुछ बोलना है तो वह बोल सकता है। और इसी अनुच्छेद में भी कहा गया है कि वह संसद की किसी समिति का सदस्य भी बन सकता है यदि उसे बनाया गया हो। यानी अनुच्छेद 88 के अनुसार ये कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी संसद की दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। संयुक्त बैठक हो तो उसमें भी भाग ले सकता है। अनुच्छेद 88 में यह भी कहा गया कि वह संसद की किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है यदि किसी समिति में उसे सदस्य बनाया गया है। लेकिन अनुच्छेद 88 के अनुसार ये जरूरी है कि वह मतदान नहीं कर सकता है। यानी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। कुछ जरूरी बातें जो महान्यायवादी से संबंधित है उनके बारे में जान लेते हैं कि लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता। जो महान्यायवादी होता है वह पब्लिक सर्वेंट नहीं आता, इसीलिए उसके संदर्भ में जन सूचना अधिनियम एक्ट लागू नहीं होता है। महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी भी कहा जाता है। इनके बारे में भी जानकारी है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं बशर्ते वह जो मामला हो वह भारत सरकार के विरुद्ध ना हो। हालांकि इसके लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। जरूरी बात यह भी जानने के लिए है कि महान्यायवादी की सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, जिनकी संख्या निर्धारित नहीं है और न ही संविधान में इनका उल्लेख है। अब आइए देख लेते हैं राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनके बारे में संविधान में क्या क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ताओं के बारे में कहा गया है। 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। यानी अनुच्छेद 165(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित है, राज्यपाल द्वारा किसी भी राज्य का उसे महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है।
अनुच्छेद 165(2) के अनुसार महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे। यानी महाधिवक्ता का कार्य होगा कि वह सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, राज्य सरकार को देता है। अनुच्छेद 165 के भाग 3 के अनुसार राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। यानी कि राज्य का महाधिवक्ता अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक राज्यपाल चाहें और उसे वह पारिश्रमिक मिलेगा जो राज्यपाल अवधारित करें। इसका काम जो होता है वह विधिक मामलों में जो है राज्य सरकार और राज्यपाल को सलाह देता है, यानी विधिक सलाह देता है। अनुच्छेद 177 भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता जो होता है वह राज्य के विधानमंडलों की बैठकों में भाग ले सकता है, उन्हें संबोधित कर सकता है, किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है यदि किसी समिति का सदस्य उसे बनाया गया है। लेकिन जैसे हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा वैसे यहाँ भी है कि अनुच्छेद 177 के अनुसार इसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। और एक अन्य जानकारी इसके बारे में है, उसको बता देते हैं कि महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए एडिशनल महाधिवक्ता नियुक्त किए जा सकते हैं जिनकी अर्हता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की हो। हालांकि संविधान में इस पद का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 से जो पूछा जाता है वो ये है कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वह विधानमंडलों की बैठकों में भाग ले सकता है, उन्हें संबोधित कर सकता है, किसी समिति का सदस्य भी बन सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार उसे नहीं होता है। और दूसरा हमने बताया अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 के अनुसार संसद के संदर्भ यानी कि केंद्र सरकार के संबंध में है कि महान्यायवादी जो है वो दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार इसे नहीं होता है।